हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज मैं हिंदी साहित्य के प्रकांड विद्वान और पुरोधा रामधारी सिंह दिनकर के विषय में कुछ बताऊंगी और इनकी जो सबसे प्रसिद्ध पुस्तक जो मुझे अब तक बहुत अच्छी लगी है और ज्ञान का भंडार मैं कहूँगी, वह है संस्कृत के 4 अध्याय। इसी से मैं कुछ बातों का उल्लेख करूँगी, जिसे आजकल आप लोग सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोगों की सुनते होंगे विचार, लेकिन आप उन विचारों को सुनने से या अधकचरी बातों को सुनने के बजाय अगर आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो आपको भारतीय संरचना की बनावट कैसे हुई, इसका बुनियादी ढांचा भारतीय समाज का, हिंदू धर्म का कैसे तैयार हुआ, आपको गहराई से जानकारी मिलेगी इस पुस्तक को पढ़ने से, जो है संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक। तो शुरुआत में ही, निवेदन में ही रामधारी सिंह दिनकर जी लिखते हैं कि धर्मयो बाधते धर्मः न सधर्मः कुधर्मः ततः अविरोधी तु यो धर्मः सधर्मः सत्य विक्रमः। तो यह श्लोक है, यह महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। श्लोक नंबर 11 है, अध्याय 132 से लिया गया है, जिसमें कह रहे हैं कि हे सत्य विक्रम, जो धर्म दूसरे धर्म को बाधा पहुंचाते हैं वह धर्म नहीं होता है, वह अधर्म होता है। यानी कि इस समाज में सभी को अपना धर्म मानने और धर्म के अनुसार जीवन जीने का अधिकार है। किसी के भी धर्म में बाधा पहुंचाना अधर्म है और अनैतिक है। तो दोस्तों, इस पुस्तक के प्रथम संस्करण में ही, जिसमें लेखक कहते हैं कि मैं शुरू में तो इतिहास का विद्यार्थी रहा, लेकिन निबंध लेखन और कविता लेखन में मैं ऐसा उलझा कि इतिहास से हमारा संपर्क जो है वो एक तरह से टूट सा गया। किंतु मुझे भागलपुर विश्वविद्यालय में पढ़ाने के लिए दोबारा से भेजा गया 1950 में, जहां मैं छात्रों को साहित्य पढ़ाते हुए और इतिहास के संपर्क में वहीं पर दोबारा आया। वहां साहित्य की सामासिक पृष्ठभूमि को समझने के क्रम में मैंने इतिहास की बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी और धीरे धीरे मैं इतिहास की गहराई में उतरने लगा। दिनकर जी कहते हैं कि मेरी पहली जिज्ञासा यही रही कि हमारा आधुनिक साहित्य और प्राचीन साहित्य से किन किन बातों से भिन्न है और यह भिन्नता किन किन जगहों से है और किन किन विचारधाराओं से है। इसी भिन्नता का क्या कारण है, इसी कारण का खोज करता हुआ मैं 19वीं सदी के सांस्कृतिक जागरण का हाल पढ़ने लगा। फिर जिज्ञासा कुछ और बढ़ी और मैं भारतीय संस्कृति का संपूर्ण इतिहास पढ़कर इस अनमोल पुस्तक की रचना की। दोस्तों, यह पुस्तक है 727 पेज की, काफी मोटी पुस्तक है और ज्ञान से भरी हुई पुस्तक है यह। तो यदि आप इस पुस्तक को पढ़ लेते हैं तो आपको समझ में आएगा कि जो हमारे प्राचीन विद्वानगण हैं, जो साहित्यकार हैं, वह अर्थाभाव में और असुविधाओं में रहते हुए भी हमारे भारतीय समाज को और साहित्य को बढ़ाने में कितना अमूल्य योगदान दिए हैं इन लोगों ने, कितनी गहराई से, कितना परिश्रम करके इन पुस्तकों की संरचना की है हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए। तो हमारा ये धर्म बनता है, कर्तव्य बनता है कि हम अपने इन महान विद्वानों और विचारकों के, जिनका कि संपूर्ण जीवन ही इन किताबों को लिखने में और अपने अनुभव को व्यक्त करने में चला गया, तो इनकी लिखी हुई पुस्तक को जब भी हमें समय मिले तो जरूर पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों, यह पुस्तकें गूगल पर भी उपलब्ध हैं। अब ये पुस्तक है कि नहीं मैं नहीं बता सकती, लेकिन रामधारी सिंह दिनकर की जो उर्वशी महाकाव्य है, जिस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार 1972 ईस्वी में मिला है, वो पुस्तक गूगल पर है। आप उर्वशी को पढ़ सकते हैं, बहुत ही अच्छा महाकाव्य है। उसे मैं इस समय पढ़ रही हूँ, गूगल पर ही पढ़ रही हूँ। तो दोस्तों, यदि आप पढ़ने के शौकीन हैं और साहित्य से प्रेम करते हैं तो आप उर्वशी को जरूर पढ़ें।
तो दोस्तों आगे दिनकर जी कहते हैं कि 2 साल के अध्ययन के पश्चात यह सत्य उद्भाषित हो उठा कि भारतीय संस्कृति में सबसे बड़ी 4 क्रांतियां हुई हैं और उन्हीं 4 क्रांतियों से हमारा भारतीय समाज का इतिहास बनता है, यानी बुनियादी ढांचा तैयार होता है। पहली क्रांति तब हुई जब आर्य भारतवर्ष आए और यहाँ की आर्येतर जातियों के संपर्क हुआ उनका, और आर्येतर और आर्य जातियों के साथ मिलकर जिस सामाजिक संरचना यानी जो ढांचा तैयार हुआ वही आर्यों अथवा हिंदुओं का बुनियादी समाज स्थापित हुआ। दूसरी क्रांति तब हुई जब महावीर प्रसाद और गौतम बुद्ध ने स्थापित धर्म के विरुद्ध यानी वैदिक संस्कृति के विरुद्ध जो विद्रोह किया, उपनिषदों की चिंतन धारा को खींचकर अपनी मनोवांछित दिशा की ओर ले गए। इस क्रांति ने भारतीय संस्कृति की अपूर्व सेवा की, यानी कि भारतीय समाज में जो वैदिक जगड़न धार्मिक कर्मकांड आ गया था उसको दूर करने में इन दोनों लोगों ने महान भूमिका निभाई। तीसरी क्रांति तब हुई जब इस्लाम विजेताओं का धर्म भारत पहुंचा और इस देश का यानी इस देश के हिंदुओं का संपर्क मुस्लिम विजेताओं के साथ हुआ। चौथी क्रांति हमारे देश में तब आई जब भारत में यूरोप का आगमन हुआ। उनके संपर्क में आकर हिंदुत्व एवं इस्लाम दोनों ने नवजीवन का अनुभव किया। दोस्तों हमारे देश में जो आधुनिक क्रांति हुई, जो पुनर्जागरण हुआ, वह अंग्रेजों के आने के कारण हुआ और जो हम लोग नई विकास धारा से परिचित हुए वह यूरोप वालों के संपर्क के कारण हुआ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इन्हीं 4 क्रांतियों का संक्षिप्त इतिहास हमारा भारतवर्ष है, तो आप इस पुस्तक को अवश्य पढ़ें और अपने भारतवर्ष के इतिहास को जानें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आप हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों।